Let us see some more questions on buoyant force. क्या दिया है? A block weighs W1 in a liquid of density ρ1 and weighs W2 in a liquid of density ρ2. What is its weight in air? What is its weight in air? Air में इसका weight क्या होगा? अच्छा, solution लिखिए। जो वो पहला लिक्विड में डुबा है, मान लो कि weight in air is W0, ये हमें पता करना है, ये पता करना है। अच्छा, जब पहला लिक्विड में डुबा है, बुआयंट फोर्स क्या था? फर्स्ट केस में आपको मिला द बुआयंट फोर्स इज W0 माइनस W1, क्योंकि हल्का हो गया होगा। What is that? That is equal to the weight of the liquid displaced. मालूम नहीं है ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, से ब्लॉक का वॉल्यूम V है, डेंसिटी तो ρ1 है, किसका? लिक्विड का, सो ρ1 Vg। सेकेंड केस में W0 माइनस W2 is equal to ρ2 Vg. The buoyant force is equal to weight of the liquid displaced. Just to divide the two sides, you find W0 minus W1 by W0 minus W2 is equal to ρ1 by ρ2. Everything is given. You have to find out W0. Can you not find out W0 out of it? निकाल सकते हो आसानी से, चलिए निकाल दीजिए। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा ρ2 W1 माइनस ρ1 W2 बाई ρ2 माइनस ρ1। ठीक है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो ये 2 मिनट में बन सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। एन आइस क्यूब इज of side length 1 meter is floating in water with 50% volume outside water. What is the volume of empty space in ice? मतलब कोई आइस क्यूब तो फ्लोट कर रहा है पानी में। जब ये पानी में फ्लोट कर रहा है, आप जानते हो जब कोई आइस क्यूब फ्लोट करता है उसका 10% वॉल्यूम रहता है, तो पक्का ये आइस क्यूब का 50% वॉल्यूम बाहर है। आइस क्यूब का 50% वॉल्यूम बाहर है का मतलब क्या हुआ? अगर 50% वॉल्यूम बाहर है मतलब हुआ कि आइस क्यूब के अंदर काफी कुछ खाली जगह होगा, इसलिए हल्का हो गया, ऊपर उठ गया है ना। पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस, ये जो अंदर जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन द आइस क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस आपको दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है। प्लीज ट्राई इट नाउ। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं, तो मैं करता हूं इसको। पहले देखो कि ये जो आइस क्यूब है उसका साइड लेंथ 1 मीटर है। साइड लेंथ 1 मीटर है। अगर साइड लेंथ 1 मीटर है तो सॉल्यूशन ऐसे जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर कितना है, पानी के अंदर कितना है, इनसाइड वाटर। अब इतना बड़ा टैंक बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ पर, टैंक को छोटा कर देते हैं। यस, ठीक है, ये इनसाइड वाटर कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू कितना? V/2, पूरा वॉल्यूम का आधा 50% बाहर है, तो 1/2 मीटर क्यूब, 1/2 मीटर क्यूब। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये है वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, देन व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन इट? आपको होगी, ये सारा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट थोड़ा। यस, यस, नाउ इट इज करेक्ट। हाँ, तो ये, तो हम क्या कहेंगे? B इज रो ऑफ वाटर 1/2 इंटू जी। रो ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब में दिए हैं। इट इज 1000 इंटू हाफ इंटू जी इज कमिंग आउट टू बी 5000। इज इट कमिंग 5000? 510, यस, 5000 न्यूटन। ये हो गया बुआयंट फोर्स। और ये आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब दैट इज इक्वल टू, फॉर फ्लोटिंग आपको होगे, कोई चीज अगर फ्लोट कर रहा है तो आप कहोगे वेट मॉट टू इक्वल टू बुआयंट फोर्स। mg इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। मतलब मास ऑफ आइस क्या हो गया? मास ऑफ आइस इज
500 kg. So what should be the volume of ice? It is mass of ice by density of ice, है ना? Density of ice, mass of ice कितना दिया है? 500 kg और density of ice 0.9 ग्राम पर सीसी, kg पर मीटर क्यूब में करेंगे तो कितना होगा? 900. So by 900 this much मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हो गया? 5/9 मीटर क्यूब. लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? इट्स ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, मतलब पूरा वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, है ना? इसमें एक्चुअल जो मास है आइस का उसका वॉल्यूम है 5/9 मीटर क्यूब, मतलब बाकी जगह खाली है. सो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 4/9 मीटर क्यूब. क्या सबको समझ में आया? ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए. हियर इज ए वुडन कोन, इट इज फिटेड विथ ए मेटल प्लेट. नीचे मेटल प्लेट लगा है. कोन को ऐसे भी फ्लोट करवा सकते हैं, ऐसे भी फ्लोट करवा सकते हैं, दोनों तरीके से फ्लोट करवा सकते हैं. अगर दोनों तरीके से फ्लोट करवा सकते हैं, पूछा है इन विच केस मोर वॉल्यूम इज आउटसाइड वाटर. इस केस में ज्यादा वॉल्यूम पानी के बाहर रहेगा कि इस केस में ज्यादा वॉल्यूम पानी के बाहर रहेगा? आपको सोच के बताना है. ट्राई नाउ. लेट्स सी कितना सिंपल है. देखो बेसिक लॉजिक क्या है इसमें, सॉल्यूशन क्या है? लॉजिक ये है कि फॉर फ्लोटिंग, फ्लोट करने के लिए आपका बॉन्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट. दोनों केस में बॉडी का वेट सेम है. कौन सा केस में बॉन्ड फोर्स ज्यादा है? बॉन्ड फोर्स इज आल्सो सेम. दोनों केस में बॉन्ड फोर्स बराबर है. बट बॉन्ड फोर्स क्या है? इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड इनटू जी. आई विल कॉल इट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड इनटू जी. मतलब दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड इज सेम, है कि नहीं? मतलब दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आउटसाइड द लिक्विड इज आल्सो सेम. तो आंसर क्या होगा? सो हम कहेंगे V out is same in each case, in both case. क्या सबको समझ में आया? Yes. Let us see, go for the next question. A solid ice cube was made to float just immersed in water. कोई आइस क्यूब को छोड़ देंगे तो 10% बाहर रहेगा. इसके ऊपर कुछ रख दो तब भी फ्लोट करेगा, नीचे से कुछ लगा दो तब भी खींच को फ्लोट करवाएगा. दोनों केस में आइस क्यूब को फ्लोट किया गया है जस्ट इमर्स्ड. तो बताना है आपको M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है. व्हाट इज मोर? M1 मोर, M1 इज मोर. M1 और M2 आर टू मेटल ब्लॉक्स. चलो मानते हैं M1 ज्यादा है, मास M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है. सोचना है. देखिए दोनों केस में ये ब्लॉक्स फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है? ये ऊपर M2 मास रखा गया है ताकि आइस ब्लॉक फ्लोट करेगा, नीचे M1. आप जानते हो फ्लोट करने के लिए फर्स्ट केस में आप क्या कहोगे? बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड. और वेट कितना है यहाँ पर? चलो आइस का मास को mg कहेंगे प्लस M1. और बॉन्ड फोर्स को कितने कहेंगे? इट इज, अगर आइस का वॉल्यूम v है तो हम कहेंगे रो LVG इज इक्वल टू mg प्लस M1g. ठीक है. सेकेंड केस में अगर देखेंगे तो बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू अगेन द वेट. किसका? आइस का वेट. ये फर्स्ट केस, सॉरी ये फर्स्ट केस था. तो यहाँ पर बॉन्ड फोर्स Vg खाली थोड़ी होगा. V इज वॉल्यूम ऑफ आइस प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ब्लॉक. फर्स्ट केस कौन सा है? ये वाला केस है ना. ये सेकंड केस. फर्स्ट केस में व्हाट इज V इज वॉल्यूम ऑफ आइस प्लस स्मॉल v इज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. इसका भी तो कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम. इसको अगर स्मॉल v कहेंगे, इसको अगर कैपिटल V कहेंगे तो क्या हो गया? V प्लस V इंटू जी. दूसरा केस में, इस केस में देखेंगे तो B इज इक्वल टू mg प्लस M2g. और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो B क्या हो गया? ओनली रो L Vg, है कि नहीं? इट इज रो L
Vg, V is volume of ice, that is equal to mg plus m2g। दोनों इक्वेशन में देखिए, mg plus m1g is this, mg plus m2g is this। Are you getting? तो अगर हम कहेंगे ये वाला LHS बड़ा है इससे, ये वाला LHS बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस मस्ट बी मोर देन दिस। समझ में आया क्या? yes. तो हम क्या कहेंगे इससे? कंक्लूजन क्या मिला? M1g is more than M2g और M1 is more than M2। क्या सबको समझ में आया? यस। चलिए अगला क्वेश्चन। An ice cube of side length L was floating in water. If it is pushed down till it is just immersed and released, find after what time it reaches back to original position। समझ में आया? अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक वाटर टैंक था, वाटर टैंक में कोई आइस क्यूब फ्लोट कर रहा था। ये है वो आइस क्यूब, ऐसा फ्लोट कर रहा था, साइड लेंथ L है। आपने क्या किया, इसको पुश किया, नीचे लाया, यहाँ तक जस्ट इमर्स किया, फिर छोड़ दिया तो फिर से वापस जाएगा। कब वापस आके अपनी पोजीशन में पहुंचेगा, आपको ये बताना है। आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस बैक टू दिस पोजीशन अगेन। ठीक है, कोशिश करिए, आप निकालने की कोशिश करिए। लेट मी सॉल्व इट। क्या दिया है? क्यूब है, साइड लेंथ L है, पानी में फ्लोट कर रहा है। आपको मालूम है कि 10% वॉल्यूम मस्ट बी आउटसाइड वाटर। चलिए उसको पहले सोचिए कि इसको अगर हम x नीचे पुश करते हैं, फिर सॉल्यूशन, when it is pushed down by a distance x and distance x, तो F द रिस्टोरिंग फोर्स, क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश करेगा? दैट इज द एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स। है कि नहीं? पहले भी था लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स हो गया, है कि नहीं? एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स, बुओयंट फोर्स, एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स विल ट्राई टू पुल इट डाउन, पुश इट अप, बुओयंट फोर्स। अब वो एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स कितना है भाई? एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू v, डेल्टा v जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूबा है। मान लो यहाँ तक आया, मतलब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूब गया है, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना। ये वॉल्यूम कितना है? v इंटू जी। v का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? v का वैल्यू ले लेंगे, एरिया हो गया L स्क्वायर, डूबा है x इंटू जी। किस डायरेक्शन में होगा ये फोर्स? ये फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में होगा। क्या ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x? यस। तो हम कहेंगे इट इज SHM, है कि नहीं? इट इज SHM। अच्छा, एक बार पता चल गया कि ये SHM है, तो चलो हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन इज इट इज फोर्स बाय मास, इट इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स है कितना? रो L। अगर मैं ये 1 लेंथ L दिया है, यूनिट यूनिट कुछ नहीं दिया है, रो L को 1 ले सकते हैं। अच्छा लिख देते हैं, रो L इंटू L स्क्वायर x इंटू जी बाई मास कितना है? रो ऑफ आइस इंटू L क्यूब, है कि नहीं? सो इट इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी रो L बाय रो I, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ आइस, और एक L स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी एक्स बाई L इंटू जी। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? अगर ये हो गया एक्सीलरेशन, तो हम कहेंगे, तो कंपेयरिंग विथ A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, है ना। हमारा क्या वैल्यू था? हमारा वैल्यू था रो L रो I x बाई L। अच्छा, सो आपको मिल गया ओमेगा स्क्वायर इज रो L बाय रो I इंटू x बाई L इंटू जी। थोड़ा वैल्यू डाल देते हैं। रो L इज 1 ग्राम पर cc, है ना। रो I इज 0.9 ग्राम पर cc। अच्छा, ये सब मालूम है। अगर ये मालूम है तो ये 1 बाई 0.9 हो गया 10 बाई 9, सो इट इज 100 बाई
हाँ जी को जी रहने देंगे, क्योंकि जी को किस यूनिट में लेंगे मालूम नहीं है। वी कैन नॉट टेक जी एस 10, क्योंकि ये सब पैसे दिए हैं, क्या वैल्यू में मालूम नहीं है। लेट अस कीप इट लाइक दिस। तो हम कहेंगे कि रो एल हो गया 10/9 और 10x बाई 9l होल इंटू जी, ये हो गई हमारा ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा पूछा गया तो इट इज रूट ओवर ऑफ 10/9 x g बाई l। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा इज 2 पाई 4 अंडर रूट 9l बाई ओ x नहीं रहेगा, ओमेगा स्क्वायर x के साथ कंपेयर करें, सॉरी मैं तो x को जबरदस्ती लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओमेगा का वैल्यू x नहीं रहेगा यहाँ पे, इट इज नॉट देयर, ये हो गया 1, ठीक है। x नहीं रहेगा तो x गायब हो जाएगा। 10g बाई 9l, सो 9l बाई 10g, 9l बाई 10g, ये हो गया टाइम। अच्छा, ये लेवल तक ये उसको प्रेस करके छोड़ दिए, मतलब इस पोजीशन से वापस आएगा, यहाँ तक प्रेस करके ले आए, इसको हम प्रेस करके ले आए यहाँ तक और इसको छोड़ दिए, मतलब अभी एक एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन में वापस आएगा। टाइम कितना लगेगा t/4, है ना। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू मीन, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू मीन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू t/4। सो इट इज 1/4 करिए, π/2 रूट ओवर ऑफ 9l बाय 10g। सो कितना समय के बाद वापस आएगा, टाइम लगेगा π/2 रूट ओवर ऑफ 9l बाय 10g। क्या ये बातें सबको समझ में आया? हाँ, ये बातें सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थोड़ा मैं इसको और जगह बनाता हूँ ताकि आप लोग देख पाओगे। ओके, क्या चीजें सबको समझ में आया? ठीक। नाउ लेट अस, क्या दिया, एन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ L इज फ्लोटिंग इन वाटर। अब क्या दिया है कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, वाटर टैंक है, वाटर टैंक में कोई आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है। ये है आइस क्यूब जो इसमें फ्लोट कर रहा है, और आपको मालूम है कि आइस क्यूब जब फ्लोट करता है उसका 10% वॉल्यूम बाहर होता है, तो 10% वॉल्यूम बाहर होते हुए ये फ्लोट कर रहा है। बोला है हम धीरे धीरे इसमें केरोसिन डालेंगे, धीरे धीरे केरोसिन डालेंगे तो कितना थिकनेस का केरोसिन डालेंगे तो आइस जो है एयर से कांटेक्ट छोड़ देगा, आइस विल लूज कांटेक्ट फ्रॉम एयर। पहले बोलो कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी केरोसिन डालता हूं, अभी ये कितना है, सपोज मानते हैं कि दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि कितना लेंथ बाहर निकला हुआ है, जस्ट फॉर डिस्कशन से 10 सेंटीमीटर का आइस बाहर निकला हुआ, ये 10 सेंटीमीटर सपोज। अगर मैं इसमें 1 सेंटीमीटर का केरोसिन डाल दूंगा, 1 सेंटीमीटर थिकनेस का केरोसिन डाल दूंगा दोनों तरफ, तो अब हवा में कितना रहेगा, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और लेस देन 9 और मोर देन 10। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइस क्यूब, इट विल बी मोर देन 10 और मोर देन 9 और लेस देन 9, और क्या होगा, अगर ये आइस क्यूब मूव नहीं करता तो बाहर रहता कितना, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का भर दिए। लेकिन इसको डालने के कारण क्या इसके चलते इस आइस क्यूब के ऊपर कुछ अपथ्रस्ट आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा, आप कहोगे इधर से जो फोर्स आ रहा है तो कैंसिल हो रहा है नॉर्मल फोर्सेस, तो क्या हुआ, दिस इज आल्सो क्रिएटिंग सम प्रेशर हियर एट द बॉटम, वो भी नीचे कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए ऊपर उठेगा, है कि नहीं। इसका मतलब जब आप 1 सेंटीमीटर का केरोसिन डाल दोगे, इससे ऊपर 9 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 9 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप केरोसिन डालने लगोगे ये ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, एक समय के बाद और ऊपर नहीं जाएगा और केरोसिन इसको कवर कर जाएगा।
कहने का मतलब है अब 1 सेंटीमीटर का केरोसिन डालोगे, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उठेगा, हो सकता है कि ये 0.5 सेंटीमीटर उठेगा, मतलब जितना केरोसिन डालोगे उससे कम ये राइज करने लगेगा। तो एक समय आएगा केरोसिन लेयर इसको पूरा कवर कर जाएगा। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ केरोसिन लेयर, कितना थिकनेस का केरोसिन लेयर हमें इसमें डालना चाहिए ताकि जो केरोसिन रहेगा दैट विल बी जस्ट मेकिंग दिस ब्लॉक टू लूज कांटेक्ट फ्रॉम एयर, मतलब ये ब्लॉक कुछ यहां तक चढ़ेगा और रुक जाएगा। अब ये हो गया केरोसिन, ये हाल होगा, ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट। जब ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर गया तब मालूम नहीं ये पूरा लेंथ L है, चलो मानते हैं कि ये लेंथ को L1 कहेंगे और ये लेंथ को L2 कहेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या निकालना है? L1 निकालना है, थिकनेस ऑफ केरोसिन लेयर, थिकनेस ऑफ केरोसिन लेयर निकालना है। अच्छा तो हम क्या कहेंगे अभी? सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आप कहोगे वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्लस बॉन्ड फोर्स ड्यू टू केरोसिन। वेट कितना है? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू g इज द वेट ऑफ द लिक्विड। BW क्या हो गया? बॉन्ड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। BW वाटर के लिए कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस? ये क्यूब का साइड लेंथ L है, मतलब नीचे का एरिया L स्क्वायर है, सो इट इज L2 इनटू L स्क्वायर हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g प्लस ये कितना है वॉल्यूम? इट इज L1 इनटू L स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन इनटू g। काफी कुछ चीजें दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ आइस की जगह भी हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? L क्यूब, है कि नहीं? देखो तो सारा काटपीट करो, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है? g तो कैंसिल हो गया। लेट अस पुट सब्स्टिट्यूट कॉरेस्पोंडिंग वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। क्या हो गया देखो तो ये हो गया L क्यूब कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर गेटिंग इज डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9, इधर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा L, g कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया L2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, g और L स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं, प्लस L1 और ये डेंसिटी ऑफ केरोसिन 0.8, L1 इनटू 0.8, ऐसा करके वैल्यूज आ रहे हैं। तो क्या देखें हम लोग? 0.9L इज इक्वल टू L2 प्लस L1 इंटू 0.8। हमें L1 चाहिए था तो L2 को हम इन टर्म्स ऑफ L1 लिख सकते हैं ना। L2 कैन बी रिटन एज L2 इज हाउ मच? इट इज नथिंग बट L2 इज L माइनस L1। L2 इज L माइनस L1, L2 की जगह L माइनस L1 डालिए और सिंपलीफाई करिए, यू विल गेट थिंग्स। यहाँ पर आ गया ये चीज, हमें L1 का वैल्यू चाहिए, क्या मिला हमें? हमें मिल गया ये, we got it like 0.9L is equal to L minus L1 plus L1 into 0.8। सिंपलीफाई करिए, विल गेट इट। नाउ हियर इज L इधर आ गया, ये बाकी सबको इधर ले आओ, माइनस L1 प्लस दिस 0.2 L1, सो इट इज 0.2 L1 इज इक्वल टू इधर हो गया ये, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले लो तो हो गया 0.1 L। इसका मतलब L1 is L by 2, L1 is coming out to be L by 2, ठीक है। That means the thickness of kerosene layer will be just half of the side length of the cube। समझ में आया? ठीक। Okay, let us see some extra points। What happens when a floating ice embedded with different solids melt in water? आप लोगों को तो मालूम होगा ये क्लू कि when a floating ice cube melts, when a ice cube floating in water,
when an ice cube floating in water melts, the level of water in container remain same, ये चीज आप लोगों को मालूम होगा, है कि नहीं? कोई आइस क्यूब अगर पानी में फ्लोट कर रहा है और वो मेल्ट करेगा, लेवल विल रिमेन सेम। आई कैन शो यू थ्रू ए स्मॉल डिस्कशन, आई कैन एक्सप्लेन इट। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर पानी में कोई एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा था। व्हेन दिस आइस क्यूब वाज फ्लोटिंग एंड सपोज यू रिमूव दिस आइस क्यूब, जब आप इस आइस क्यूब को बाहर निकाल दिए, चलो मानते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा फॉर्मेशन हुआ। सपोज ऐसे ए एम्प्टी स्पेस इज क्रिएटेड। अब मैं आइस क्यूब को लाऊंगा बाहर निकाल के, इसको मेल्ट करके पानी निकाल के इसके अंदर डालूंगा। इसको मेल्ट करने से जो पानी निकलेगा इससे, अगर इसमें भरने से वो यहां तक भरा, पूरा ऊपर तक नहीं भरा, देन व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल लेवल? ओवरऑल लेवल विल डिक्रीज। अगर जस्ट यहां तक भर गया तो हम कहेंगे ओवरऑल लेवल विल रिमेन सेम। अगर इससे ऊपर भी भरा तो हम कहेंगे ओवरऑल लेवल विल इंक्रीज। ये हमें देखना है। तो इससे पहले देखते हैं कि इफ V is volume of ice, ठीक है? तो what is volume inside? You call it volume inside. What is volume inside? It is volume of ice into density of solid by density of water, that is 0.9 V। क्योंकि सॉलिड है 0.9 ग्राम पर सीसी, वाटर का है 1 ग्राम पर सीसी। ये फॉर्मूला तो मालूम होगा आपको, VI बाई V इज इक्वल टू ρS बाई ρL। पहले से हम लोग किए हैं इसको फॉर फ्लोटिंग, ये कंडीशन मालूम है। तो यहाँ से मिला वॉल्यूम इनसाइड इज 0.9 V। अगर वॉल्यूम इनसाइड हो गया 0.9 V, ठीक। अब निकालते हैं इसमें से कितना पानी निकलेगा। V इज वॉल्यूम ऑफ आइस, M क्या है? मास ऑफ आइस। मास ऑफ आइस क्या हो जाएगा? इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम आइस, कमिंग आउट फ्रॉम आइस इज इक्वल टू, आइस से कितना वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा? देखो तो आइस का जो अगर मास ऑफ आइस हुआ m, तो उसमें से जो पानी निकलेगा उसका मास कितना होगा? उसका भी मास m ही होगा। सो दैट इज सेम एज m इज मास ऑफ आइस, दैट इज सेम एज मास ऑफ वाटर, है कि नहीं? ये मास ऑफ वाटर भी है जो निकलने वाला है उसमें से, आइस से जो वाटर निकलने वाला है ये भी वही है, ठीक है क्या? ये भी वही है। अच्छा, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट टू बी? मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1। सो इट इज m इंटू m क्या हो गया? m का वैल्यू तो अभी भी देख लिए कितना था, ρSV बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज दैट? 0.9 V, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.9, दैट ऑफ वाटर इज 1। अब देखो ये इसके अंदर कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया था, कितना? 0.9 V। हम इसको बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर एक गड्ढा फॉर्मेशन हो गया, कितना वॉल्यूम का? 0.9 V। उस आइस को मेल्ट करवाए, उसमें से पानी निकला, कितना? 0.9 V। उस पानी को इसके अंदर डाल दिए तो कहां तक भरेगा? एग्जैक्टली यहाँ तक भरेगा, है कि नहीं? सो द लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम। आइस मेल्ट कर जाएगा, वाटर विल नॉट राइज नॉर इट विल फॉल, द लेवल रिमेन सेम। समझ में आया क्या? तो लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है? सपोज मैं केस बदल देता हूं, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, सबको मालूम है। लेट ए सॉलिड of density ρ1 was floating in a liquid of density ρ2. The solid melts. The solid melts. And
the liquid coming out of it, liquid coming out of it has density ρ3। मान लो कि एक ब्लॉक ऑफ वैक्स पानी में फ्लोट कर रहा था, वैक्स का एक डेंसिटी है, पानी का दूसरा डेंसिटी है, वैक्स जब मेल्ट कर जाएगा ऑयल बन जाएगा, ऑयल का कोई तीसरा डेंसिटी है। अब पता करना है कि लेवल बढ़ेगा कि घटेगा कि बराबर रहेगा। रीडिंग नाउ यू वांट टू लर्न वेदर द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये हो गया हमारा केस, इसको हमें डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट केस करते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट केस में क्या हुआ, द सॉलिड वाज फ्लोटिंग, द सॉलिड वाज फ्लोटिंग। सॉलिड का वॉल्यूम कितना है मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम है V। लेट V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देन व्हाट इज VI? VI इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी कितना है ρ1, ठीक है, ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड में फ्लोट कर रहा था, ρ2 में। तो ये चीज सबको मालूम है ना, मतलब ये सॉलिड को बाहर निकाल देंगे, इतना एम्प्टी स्पेस बनेगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज मास ऑफ सॉलिड? मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ इट, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ इट। जब इसको मेल्ट करते हैं तो कितना मास का लिक्विड निकलेगा, उतनी ही मास का जितना सॉलिड है। 50 ग्राम का आइस को मेल्ट करोगे तो 50 ग्राम का पानी निकलेगा। मास विल रिमेन सेम, मास इज द स्टफ इन द मीटर। तो आप कहोगे मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम दी फ्रॉम इट अपॉन मेल्टिंग। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट, V डैश, वॉल्यूम ऑफ liquid coming out, volume of liquid coming out of it is equal to कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इज नथिंग बट मास ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट बाय डेंसिटी ऑफ द आउटकमिंग लिक्विड। आउटकमिंग लिक्विड का डेंसिटी क्या था, ρ3 है कि नहीं। अब हमें V डैश मिल गया, VI मिल गया। अगर V डैश VI के बराबर है, what will happen to the level of liquid in the container? Remain same. V डैश VI से ज्यादा है, level of liquid in the container will be increased, और V डैश VI से कम है, level of liquid will decrease. सिंपल सा थिंग है ना। तो हम क्या कहेंगे for V डैश equal to VI क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए, V डैश था ये m/ρ3 और ये हो गया m/ρ3। ऐसे m का वैल्यू डाल देते हैं, m क्या था ρ1V, सो यू से इट इज ρ1V/ρ3। तो ρ1V/ρ3 और ये हो गया ρ1V/ρ2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ρ1V/ρ3 इज इक्वल टू ρ1V/ρ2, दैट इज ρ1 is equal to ρ2. Level of liquid remain same in the container. क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर ρ1 इक्वल टू ρ2 हो गया, आइस मेल्ट करके पानी निकल रहा था, पानी के टंकी में घूम रहा था, झूम रहा था, तो हम क्या कहेंगे, ρ1 ρ2 दोनों बराबर है, लेवल रिमेन सेम। फॉर V डैश ग्रेटर देन VI, मतलब ρ1V/ρ3 इज ग्रेटर देन ρ1V/ρ2, मतलब ρ3 इज लेस देन ρ2। क्या समझ में आ रहा है? ये अगर छोटा होगा तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, V डैश ज्यादा है, लेवल ऑफ लिक्विड in container increases। for V dash less than VI, सीधे सीधे लिख सकता हूँ, implies
rho 3 is more than rho 2. Level of liquid in container decreases. I hope you have understood. ठीक है ना? अब देखो ये पूरा का पूरा चीज रो वन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, रो वन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है मतलब रो 2 एंड रो 3 आर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम और चेंज। सोचो ये ब्लॉक ऑफ वैक्स वाज फ्लोटिंग इन वाटर और मेल्ट कर गया, वैक्स मेल्ट करेगा तो ऑयल निकलेगा, ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है, ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है, तो यहाँ पर रो 2 रो 3 में से वाटर का डेंसिटी कौन सा हुआ? ब्लॉक पहले रो 2 में फ्लोट कर रहा था मतलब वाटर था, ऑयल का डेंसिटी क्या हो गया? रो 3। रो 3 इज लेस देन रो 2। नाउ व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर? यस, if a floating wax melts, the level of liquid in the container will increase, है ना? और आइस ब्लॉक मेल्ट्स तो लेवल विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों केस में रो 2 एंड रो 3 आर सेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे ही केसेस में आप लोग कर सकते हो। सपोज हम कहेंगे ए ब्लॉक ऑफ आइसक्रीम वाज फ्लोटिंग, ठीक है? नाउ आइसक्रीम ब्लॉक मेल्ट्स, मिल्क कम्स आउट ऑफ इट, द मिल्क इज हैविंग ए डेंसिटी स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है? अब अगर मिल्क का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो क्या कहोगे? रो 3 इज लेस देन रो 2 और रो 3 इज मोर देन रो 2? रो 3 is more than रो 2. What will happen? Level of liquid in the container will decrease. So आपको केस दिया रहेगा, उस केस से आपको ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप इसको रो 3 इज इक्वल टू रो 2 कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर अगर रो 3 इज इक्वल टू रो 2 है, ये सबको मालूम है, छोटा मोटा प्रिंटिंग मिस्टेक पकड़ में आ जाएगा। वेरी गुड। रो 3 इज इक्वल टू रो 2 है, लेवल रिमेन सेम। रो 3 इज लेस देन रो 2, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इंक्रीजेस। रो 3 इज मोर देन रो 2, लेवल ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस। मतलब अगर हाई डेंसिटी का लिक्विड निकल रहा है, लेवल डिक्रीज हो रहा है, लो डेंसिटी का लिक्विड निकल रहा है तो लेवल इंक्रीज कर रहा है। इट डिपेंड्स कि किस टाइप का लिक्विड निकल रहा है फ्रॉम दी फ्लोटिंग सॉलिड, ठीक है? याद रखने का आसान तरीका बता रहे हैं। एक वैक्स ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, और वैक्स ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, उसमें से ऑयल निकला, ऑयल का डेंसिटी पानी से कम है, डेंसिटी कम है, तो क्या हो जाएगा? रो 3 इज लेस देन रो 2, लेवल ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। तो क्या याद रखना है? व्हेन द वैक्स ब्लॉक फ्लोटिंग इन वाटर मेल्ट्स, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इंक्रीजेस। बाकी सारा चीज हो जाएगा उसमें, रो 2 रो 3 एवरीथिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिमेंबर वन थिंग, जैसे आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करते हुए मेल्ट कर जाएगा, लेवल रिमेन सेम, याद रखे हो। वैसे ही कोई वैक्स ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल इंक्रीज, याद रखो, है ना? वैक्स मेल्ट करेगा तो क्योंकि वहां से ऑयल निकलता है, अकॉर्डिंगली जो दूसरा चीज दिया होगा आप कर लोगे कोई भी केस में। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। सपोज हम कहेंगे an ice cube having small pieces of iron nails or iron balls in it was floating in water, upon melting what will happen to level of liquid in container? सोच के आपको बताना है। तो क्या है कि कोई आइस क्यूब था जिसके अंदर कुछ आयरन बॉल्स थे और वो फ्लोट कर रहा था, इट वाज फ्लोटिंग। इसके अंदर क्या था? अंदर कुछ आयरन बॉल्स थे, कुछ आयरन बॉल्स इसके अंदर थे। अब क्या हुआ? ये मेल्ट कर गया तो लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, ठीक है?
चलिए सोचते हैं सोल्यूशन के बारे में। अब देखो ये जो आयरन बॉल्स इसके अंदर थे, इसके अंदर होते हुए वो लोग फ्लोट कर रहे थे, है कि नहीं, दे वर फ्लोटिंग। अब ये आयरन बॉल जब इसके अंदर थे, उसके अंदर होते हुए आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। जब आइस मेल्ट कर गया, अब आयरन बॉल के बारे में सोचो। आयरन बॉल का जो वेट था, वेट ऑफ आयरन ब्लॉक, इट वाज इक्वल टू द बॉन्ड फोर्स ऑन द आयरन। कैसे मिल रहा था? थ्रू आइस मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? बॉन्ड फोर्स ऑन आयरन। जब ये मेल्ट कर गया तो वेट ऑफ द आयरन ज्यादा होगा कि बॉन्ड फोर्स ऑन आयरन ज्यादा होगा? बॉन्ड फोर्स कम हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। मतलब पहले ज्यादा बॉन्ड फोर्स था, बाद में जब ये मेल्ट कर गया आयरन और फ्लोट नहीं कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? द लेवल विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? और चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं कि ये आयरन पर अंदर नहीं ऊपर रखे हुए थे, ठीक है, ऊपर रखे हुए तो ये आइस क्यूब डूबा हुआ था थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस। अब निकाल के छोड़ दिए तो ये खुद डूब गए। पहले ये डूब नहीं रहे थे, आयरन आइस के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा था। सोचो ऐसे कि अगर हमारे पास ऐसे होता, सोचो ये हो गया आइस क्यूब, है ना। अब क्या हुआ, ये आइस क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, कुछ आयरन ब्लॉक रख दिए। जब आयरन बॉल रख दिए तो थोड़ा सा नीचे दब गया, देखो पहले ऊपर था, थोड़ा सा दब गया नीचे। कितना दबा है? इतना दबा है कि जो एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स है वो इनकी वेट के बराबर है। अभी बॉन्ड फोर्स ज्यादा है, अगर आयरन बॉल को यहां से निकाल के पानी में डाल देंगे सारा सिंक कर जाएगा। अच्छा बताओ, आयरन बॉल इसके ऊपर रहते हुए नेट बॉन्ड फोर्स इज मोर, कि आयरन बॉल को निकाल के डाल देंगे तो नेट बॉन्ड फोर्स विल बी मोर, ऊपर रहते हुए, है कि नहीं। बॉन्ड फोर्स ज्यादा है, मतलब इन द फर्स्ट केस इट इज डिस्प्लेसिंग मोर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कोई चीज पानी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था। सेकंड केस में लेस वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल डिक्रीज। क्या समझ में आ रहा है? तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मेल्ट करता है, उसके अंदर की चीजें डूब जाते हैं, देन आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डिक्रीज्ड। सपोज ये आयरन नहीं होता, कॉर्क बॉल्स होते, अगर ये कॉर्क बॉल होते, मेल्ट करने के बाद कॉर्क फ्लोट करते। अगर ये आयरन की जगह कॉर्क बॉल होते तो लेवल वुड रिमेन सेम, क्योंकि पहले भी फ्लोट कर रहा था, अभी फ्लोट कर रहा है। लेकिन आयरन बॉल के केस में पहले फ्लोट कर रहा था, अभी डूब गया। समझ में आया क्या? अगर ये कॉर्क के होते, थर्मोकोल के होते, तो फिर लेवल वुड रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग हम कहेंगे, चलिए आपको अभी अभी जो बताया उसके बारे में पूछते हैं। आपके घर में आपकी दोस्त आया और आपने क्या किया, उसको ठंडा ठंडा चीनी पानी पिलाया। आपके घर में नींबू भी नहीं था, तो चीनी घोल दिया इसमें। नाउ यू पुट सम आइस क्यूब्स ऑन इट और दे दी। अब दोस्त थोड़ा संगीला टाइप का था, ठीक है, थोड़ा लेट कर ले, हाँ पी रहे बोल के, तब तक आइस मेल्ट कर गया। आपको बताना है लेवल ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर? चीनी पानी में आइस क्यूब फ्लोट कर रहा था, आइस मेल्ट कर गया। आइस मेल्ट कर गया तो क्या निकलेगा? चीनी पानी निकलेगा कि प्योर पानी निकलेगा? प्योर पानी निकलेगा, रो3। पहले अंदर क्या था? चीनी पानी। कौन ज्यादा है डेंसिटी, रो2 और रो3? रो2 इज मोर। नाउ आइस मेल्ट्स, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर? इट विल इंक्रीज। रो3 कम था, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल इंक्रीज। So you must be able to apply what you have understood. Okay, ये तो हम लोग कर चुके थे, अभी याद आया तो करवा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन आप सोच के बताइए। हम सपोज कहेंगे कि here is a container of liquid. इस कंटेनर में हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक बीकर फ्लोट कर रहा है। A beaker is floating here. Empty beaker is floating. An empty glass beaker is floating in water, floating in water, ठीक है। If some water is taken from container and put into beaker, ठीक है, then level of liquid
in container will increase or decrease? ये हो गया क्वेश्चन। यहां से कुछ पानी निकाले और लेके इसके अंदर डाले, तो बताओ ये कंटेनर में जो लिक्विड था उसका लेवल बराबर रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? सोचो। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, आप यहां से कुछ वाटर स्कूप करके निकाले और इसमें डाल दिए, थोड़ा सा पानी यहां से निकाले इधर डाल दिए। When suppose you remove something like V volume of water, सपोज V वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप निकालें, V वॉल्यूम को, तो यहाँ पर एक गड्ढा फॉर्मेशन हो गया, तो लेवल घट गया, द लेवल विल कम डाउन। ये पानी जब यहाँ पे आया लेवल घट चुका है, अब ये पानी को आप इसमें डालोगे, पानी अंदर आएगा, अंदर आने के बाद भी तो फ्लोट करेगा। थोड़ा सा पानी अगर डाले होगे फ्लोट करेगा, भर देंगे तो हो सकता है डूब जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी अगर डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा मतलब उसका वेट बढ़ गया, मतलब बुआंट फोर्स, वेट जितना बढ़ गया होगा वेट बुआंट फोर्स उतना ही बढ़ गया होगा। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा W, द इंक्रीज इन वेट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा B। डेल्टा W कितना हुआ, जितना पानी हम डाले, V वॉल्यूम का पानी, रो W V इंटू G। डेल्टा B क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड V डैश इंटू G, है कि नहीं? तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि V डैश V के बराबर है, V डैश V के बराबर है, मतलब जो पानी निकालते इसको डालने के बाद वो एक्स्ट्रा इतना डूबेगा, उतना ही वॉल्यूम और एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करेगा, जो लेवल घट गया था फिर से लेवल वापस आ जाएगा, तो लेवल विल रिमेन सेम। 45 V इज इक्वल टू V डैश, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट किए, डालने के कारण ये थोड़ा डूबा और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले लिया, कितना V, जो V निकाल दिए थे वो जगह ये ले लिया, दैट मींस लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। समझ में आया क्या? हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी हम इसमें डाल देंगे और बहुत ज्यादा लिक्विड हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा, होगा यूं कि ये ग्लास डूब जाएगा। तो क्या होगा, आप पानी डालते जाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, एक पर्टिकुलर समय के बाद टूप करके अंदर गिर जाएगा। मतलब अभी कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा था, अब वो बीकर के बारे में सोचो, सॉलिड फ्लोट कर रहा था, सॉलिड डूब गया, मतलब जब फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर बुआंट फोर्स ज्यादा था कि जब डूब गया उसके ऊपर बुआंट फोर्स ज्यादा है? डूब गया कैसे बुआंट फोर्स ज्यादा होगा, जब फ्लोट कर रहा था बुआंट फोर्स वाज इक्वल टू वेट, जब डूब गया बुआंट फोर्स इज लेस देन द वेट, इसलिए तो डूब गया है। इसका मतलब जब डूब जाएगा लेवल विल डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज़ द बुआंट फोर्स इज डिक्रीजिंग। उससे क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज डिक्रीजिंग। तो अगर आप पानी डालते जाओगे लेवल विल रिमेन सेम एंड आफ्टर सम टाइम लेवल विल डिक्रीज। कब, जब ये डूबेगा, जब ये डूब जाएगा तब लेवल विल डिक्रीज। क्या समझ में आ रहा है सबको, है ना? लिख लो अपने नोट्स में, लिख लो ये सब चीजें। सपोज उल्टा सोचते हैं, कंटेनर में कुछ पानी था उसको निकाल के डालेंगे तो क्या होगा, पानी हो जाएगा दोनों तरफ। तो इधर का वेट घट गया, इधर का वेट बढ़ गया, और जितना बढ़ गया उतना ऑक्यूपाई कर लेगा, लेवल विल रिमेन सेम। सपोज कंटेनर में ऑयल था, ऑयल निकाल के डाल दिए, अब ऑयल विल फ्लोट और सिंक। ये बात वैसे हो गया ना, आइस क्यूब के अंदर कुछ चीजें था, आइस मेल्ट कर गया, बात उसी के बराबर तो हुआ। आइस क्यूब के अंदर जब आयरन बॉल था, मेल्ट करने से लेवल घटता था, कॉर्क थे तो लेवल रहता था बराबर। सिमिलरली अगर ऑयल रहेगा, ऑयल को निकाल के डाल देंगे तो इसके ऊपर रहेगा, नीचे नहीं डूबेगा, मतलब लेवल विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है? अगर ऑयल नहीं है, सपोज हम कहेंगे इसके अंदर मरकुरी था, मरकुरी निकाल के डाल दिए, फटला पेन, मरकुरी विल सिंक, सो लेवल विल डिक्रीज। वो आपको सोचना है, समझना है, चीजों को एनालाइज करके कंपेयर करके स्टेटमेंट बनाना होगा। समझ में आ रहा है? आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।